बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स पॉइंट 62 शीट से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट पहले हम देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से भी लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन है। एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एंगुलर मैग्निफिकेशन का दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग पावर। ये टर्म्स याद रखिएगा, बोर्ड में कभी कभार ये वर्ड आगे पीछे कर देते हैं। इसके अंदर देखें, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस। कि वो एंगल जब हम ऑप्टिकल डिवाइस से देखते हैं, उस एंगल की रेशो लेनी है जब हम देखते हैं नेक्ड आई, या उसके लिए वर्ड मैंने यूज किया है अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब कि कुछ भी नहीं पहना हुआ, बराह रास्त जो चीज देखते हैं उसे कहते हैं नेक्ड या अनएडेड आई। अगर आपने कोई अज्जा या लेंस वगैरह यूज किया है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ऑप्टिकल डिवाइस का। The ratio of angle subtended by the image as seen through the optical device to that of obtained when the object is seen through the unaided eye or naked eye, that is called the angular magnification. Explain how the convex lens is used as magnified power या magnifying glass. उसको स्टूडेंट देखें, इसके अंदर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर किस तरह से काम करेगा? जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उसकी फोकल लेंथ के इनसाइड। इसकी डायग्राम ये मैंने बनाई हुई है। कन्वेक्स लेंस ये शॉर्टर फोकल लेंथ का लेना है और ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है आपने फोकल पॉइंट के अंदर। फोकल लेंथ मतलब फोकस पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के फासले को कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। और जिस पॉइंट के अंदर रेज कन्वर्जिंग लेंस से गुजरकर मिलती हैं वो उसका होता है फोकस पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट की इनसाइड रखेंगे तो हमारे पास विजुअल और इन लार्ज इमेज बनता है। इस तरह से हम मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं। ये दोनों टर्म्स भी आपने डिफाइन कर देने, लीनियर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। और कन्वेक्स लेंस किस तरह यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस लेना है हमने शॉर्टर फोकल लेंथ का, जो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम करेगा। बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस close to lens mean inside the focus point रखना आपने। then the image formed is erect, virtual and very much larger। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इस इमेज को हम स्क्रीन पे रिट्रेस नहीं कर सकते। ऐसे इमेज सारे वर्चुअल होते हैं जिनको स्क्रीन पे रिट्रेस्ड आप नहीं कर सकते। तो ये वर्चुअल इमेज आपके पास ए प्राइम बी प्राइम ए बी ऑब्जेक्ट का बनेगा जब फोकस पॉइंट के ऑब्जेक्ट को इनसाइड प्लेस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन रिजॉल्विंग पावर। पहले इतने क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन अभी हम डिफाइन करके आए हैं कि इसके अंदर पहले तो अगर वर्ड बाय वर्ड करना है तो वो मैंने नीचे लिखी हुई, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड सीन थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। ये वही डेफिनेशन जो हमने पिछले शॉर्ट में लिखी थी, सेम हम यहाँ रिपीट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे है, एंगुलर मैग्निफिकेशन मीन्स हाउ लार्ज आर मैग्निफाइड इमेज इज फाउंड बाय इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कितना बड़ा इमेज हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बना रही होती है। बट रिजॉल्विंग पावर एबिलिटी टू प्रोवाइड द डिटेल। तो रिजॉल्विंग पावर हमें इंफॉर्मेशन देती है, जबकि मैग्निफिकेशन हमें उसका साइज इन लार्जर देती है। ये दोनों में मेन डिफरेंस ये है। मैग्निफिकेशन का मतलब इन लार्ज साइज, और रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि माइनर डिटेल आपके पास, उसको हम इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट इसी का पार्ट है, व्हाट लिमिट्स ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसकी लिमिट्स क्या होती हैं? रिजॉल्विंग पावर को मैंने डिफाइन भी किया हुआ है यहाँ पे, एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट रिवील द माइनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। उसको निकालने का मैंने फर्दर ये फार्मूला बनाया हुआ। ये सारी चीजें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं शॉर्ट के अंदर। मैंने कोशिश की है कि जितना आप बेहतर तरीके से इसको रीड आउट कर सकें। लिमिट्स इसकी बच्चों क्या होगी? ड्यू टू द क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल ऑपरेशन जिसमें खामी को कहते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज लिमिटेड। तो उसकी मतलब जो उसकी लिमिट्स जो मतलब उसमें खामियां कौन कौन सी होती हैं? वो दो होती हैं, क्रोमेटिक और स्फेरिकल ऑपरेशन। ये दो खामियां होती हैं हमारे पास किसी भी मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इसको पहले ये डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, इस तरह डिफरेंस कर सकते हैं। और फर्दर अगर मजीद आप इसमें डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को, रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन कर दें, इस फार्मूले को थोड़ा जस्टिफाई कर देंगे, और उसके बाद लिमिट्स क्या होती हैं, क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल ऑपरेशन। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन बेहतरीन अंदाज में बोर्ड के अंदर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 10.3, व्हाट
why would it be advantageous to use blue light with the compound microscope? इसके अंदर बच्चों रिजॉल्विंग पावर का रिलेशन देखेंगे हम. इन केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर द रिजॉल्विंग पावर आर ऑफ ग्रेटिंग को डिफाइन करते हैं, आर इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1. Thus we see that grating with the high resolving power can be distinct small distances in wavelength. तो अगर जितनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है उतनी हम माइनर डिटेल ऑब्जेक्ट की ज्यादा हासिल कर सकते हैं. वेव्स की जो इंटरस्पेसिंग है उसको हम बेहतर अंदाज से रीड कर सकते हैं. ब्लू लाइट यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर. तो इससे हमारा रिजॉल्विंग पावर बनती है चुका है. जो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है वो इनवर्स रिलेटेड होता है, जैसे हमने पीछे लैम्डा का रिलेशन देखा तो वो इसमें भी यूज कर सकते हैं आप. एज द ब्लू लाइट प्रोड्यूसेस लेस डायफ्रैक्शन ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ. तो इसका मेन फायदा होता है कि जो रिजॉल्विंग पावर बेहतर होने की मेन कॉज होती है कि जो ब्लू लाइट होती है उसमें डायफ्रैक्शन बहुत कम होती है, लाइट की बेंडिंग अराउंड द ऑब्स्टिकल बहुत ही कम होगी. एंड मोर डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्टडीड. ये इसके हमारे पास फायदे होते हैं, इसलिए हम ब्लू लाइट को यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर. कि शॉर्टर वेवलेंथ होती है ब्लू लाइट और डायफ्रैक्शन इफेक्ट कम पैदा करती है और इससे हम माइनर डिटेल ऑब्जेक्ट की अंडर एग्जामिनेशन ज्यादा गेट कर सकते हैं. ये 10.3 था. 10.4 है one can buy a cheap microscope for use for the children. The image seen in such microscope have colored edges. Why this is so? It is due to defect of lens known as chromatic aberration. जो उसके कलर एजेस नजर आते हैं डायफ्रैक्शन की वजह से, वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू डिफेक्ट होता है लेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन. उस डिफेक्ट का खामी का नाम है. ड्यू टू क्रोमैटिक एब्रेशन वी सी द कलर एजेस इन चीप माइक्रोस्कोप. चीप कहते हैं सस्ते. इट इज ड्यू टू नॉन फोकसिंग ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो ब्लू लाइट को शार्पली फोकस कर सकते हैं, जबकि अगर जो सस्ती माइक्रोस्कोप होती हैं उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन की वजह से जो लाइट है वो सही तौर पे फोकस नहीं हो पाती, जिस वजह से उसमें जो इमेजेस हैं उसका वो क्वालिटी नहीं होती. दीज कलर राइज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट. जो लाइट डिस्पर्स होती है उस वजह से ये इफेक्ट पैदा होता है. तो स्टूडेंट्स का आंसर आप इतना ही पेपर में करेंगे. इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10.5. डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ अ सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास. इसके डायग्राम में पीछे भी बना के आया हूं जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 किया था. उसमें देखें कि अगर हमने सिंगल कन्वेक्स लेंस को, ये डबल कन्वेक्स है, ये साइड भी इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स, ये साइड भी कन्वेक्स है, ये साइड भी कन्वेक्स है. ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के इनसाइड रखते हैं और इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है. इस तरह से बाई डबल कन्वेक्स लेंस को हम इस तरह यूज करते हैं. बाई का वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि दोनों साइड इसकी कन्वेक्स होती हैं. ऑब्जेक्ट इनसाइड प्लेस करके ये रे डायग्राम बोर्ड में बनानी है आपने इसकी. और उसके बाद बाई कन्वेक्स लेंस कैन बी अरेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं, दूसरा हम आई पीस. ऑब्जेक्टिव लेंथ की जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास एज उसके अंदर जो उसका जो साइज होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा होता है, आई पीस का साइज बड़ा होता है, ताकि इसका इमेज इसके फोकस पॉइंट के अंदर आता है और ये आगे इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है जो आई पीस होता है. मतलब ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं और जब ये जो इमेज बन रहा है ये आई पीस के फोकस पॉइंट के अंदर बनता है और यहाँ पे ये हमारे पास इरेक्ट, इसके लिहाज से ये इरेक्ट बनेगा. कन्वेक्स लेंस के लिहाज से ये हमारे आई पीस के लिहाज से यहाँ पे इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन रहा होता है. ये फाइनल इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है कंबाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर. खैर आपने डिटेल तो बोर्ड में नहीं लिखनी, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे. ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद इसका जो इमेज बनेगा आई पीस के इनसाइड बनेगा. आई पीस जो है उसी इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करके हमें यहाँ पे स्क्रीन पर रिजल्ट देता है. ये सिर्फ डायग्राम बोर्ड में बनानी है, शॉर्ट इसमें कुछ नहीं लिखना आपने. 10.6 है. If a person looking through the telescope of the full moon, how would the appearance of moon change by covering of the objective lens? अगर हाफ को वो कवर कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? जस्ट फर्क एक ही होगा कि पहले लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जब आप हाफ कवर कर देंगे उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. वन लाइन आंसर है इसका भी. इंटेंसिटी ऑफ इमेज बिकम हाफ देन देयर विल बी नो चेंज इन द शेप ऑफ इमेज, वैसे नजर आएगा. लेस ट्रांसमिटेड लाइट ड्यू टू हाफ कवर्ड ऑब्जेक्ट, still he will be see full moon, full image of the moon. वो उसको हाफ कवर करने के बाद भी फुल मून नजर आ रहा होगा लेकिन उसकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी जब उसको हाफ कवर कर देते हैं. 10 पॉइंट उसके बाद हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास. A magnifying glass have
5 times enlarged at the distance of 25 centimeter from the lens. Find by the ray diagram the focal length of the lens. रे डायग्राम तो हम सिंपल सी वही बनाएंगे जो पहले हमने यूज की हुई है सिंगल कन्वेक्स लेंस की। ये हमारी इस तरह की डायग्राम इसकी आप बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में थी। मैग्निफिकेशन 5 है, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, m = 1 + d/f का फार्मूला लगा देंगे। f को अगर फाइंड करना है तो 1 प्लस इधर m के साथ माइनस कर देंगे, f = d/m - 1 आ जाएगा। d की वैल्यू 25, m की वैल्यू 5 - 1, 25/4 हल करेंगे तो 6.25। वो बाई कन्वेक्स लेंस की जो रे डायग्राम बनाई थी वही रे डायग्राम आप दोबारा इस क्वेश्चन में भी रिपीट कर देंगे। 10.6 वाली है। नेक्स्ट है 10.8, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। उसके अंदर मैंने आंसर पहले ही आइडेंटिफाई किए हुए हैं। रिजॉल्विंग पावर हमारे पास ऑफ कंबाइंड माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन, इसका आंसर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। रिजॉल्विंग पावर लैम्डा मिनिमम का रिलेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर जब हमने देखा था से दैट, मैं इसको चलें आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ पीछे जब पढ़ के आए हैं। ये देखिएगा जरा, रिजॉल्विंग पावर को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ये है रिजॉल्विंग पावर का हमारे पास फॉर्मूला, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। इसी को हम उधर भी यूज कर सकते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर जो अल्फा मिनिमम के रेसिप्रोकल होती है, तो उसको हम इसी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था, ये एमसीक्यूज, ये देख सकते हैं आप कि जो हमारे पास था एमसीक्यूज नंबर 1 में हमने ये चीज देखी थी कि आपके पास रिजॉल्विंग पावर को डिपेंड किस पे करेगी, वो डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए मैं इसका फॉर्मूला आपको याद करवा देता हूँ। ये देख सकते डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये इसकी डिपेंडेंस है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करती है वो, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। चूंकि रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला हमारा यहाँ पे मौजूद है, ये भी रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है। रिजॉल्विंग पावर डायमीटर जितना ज्यादा अच्छा होगा, बड़ा होगा, थिक होगा, उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है। तो इसका आंसर भी डेल्टा होगा। सिर्फ एमसीक्यू 2-3 ये सीधे सीधे एमसीक्यू, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं इतने ज्यादा। उसके बाद स्केच करना है आपने, हमारे पास सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर को बताना है। व्हाट इज सिंगल फाइबर इन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर किस तरह यूज कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। डायग्राम दोनों की बना दो पहले तो आप। ये मल्टी मोड के नीचे क्या है, ये सिंगल मोड है। डायग्राम पेपर में बनानी है अपने जरूरी तौर पर। सिंगल मोड फाइबर इज प्रेफर्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस बिकॉज दे आर डिजिटल एंड यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा जी, वो कहता है कि इसको प्रेफरेंस क्यों देते हैं सिंगल मोड को, तो सिंगल मोड को प्रेफरेंस होने की वजह ये होती है कि ये मोनोक्रोमेटिक होगा, इसमें डिफ्रैक्शन कम होती है। इट हैज अ वेरी थिन कोर ऑफ 10⁻⁵ 5 × 10⁻⁶ या 5 माइक्रोमीटर भी आप वर्ड इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर यूज किया उसमें। उसके बाद हैंड द रिलेटिवली लार्जर क्लैडिंग, जो सिंगल मोड क्लैडिंग भी ज्यादा होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, उसकी कोर बहुत थिन होती है, ये सारे इसके एडवांटेज हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इट कैन कैरी मोर देन 14 टीवी चैनल्स और 14,000 फोन कॉल्स एंड सो इट इज प्रेफर्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। तो बच्चे उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि सिंगल मोड को हम प्रेफर क्यों करते हैं। एक तो डायग्राम दोनों के आपने, तो मल्टी मोड की डायग्राम आपको नजर आ रही है, सिंगल मोड की नजर आ रही है। स्केच बना देना इसका, आपने स्केच बनाने के बाद ये बताना है कि सिंगल मोड को टेलीकम्युनिकेशन में प्रेफर इसलिए करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लेजर लाइट यूज होती है, कोर इसकी थिन होती है, क्लैडिंग इसकी बहुत हैवी होती है, और एक ही वक्त में 40 टीवी चैनल इसके ऊपर वॉच कर सकते हैं, 14,000 फोन कॉल्स आप सुन सकते हैं। इसी वजह से, इन फायदों और एडवांटेजेस की वजह से हम इसको टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और इसमें जो ट्रांसमिशन फ्री जो है वो डिस्पर्शन होती है, तो डिस्पर्शन इसमें ना होने की इक्वल होती है। उसके बाद है 10.10, हाउ लाइट इज सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ये खैर थोड़ी सी थ्योरी इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट इधर से। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसमिट करेंगे देख सकते हैं आप, बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसके अंदर आप पॉइंट बना लें बेशक। एक इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए से आप लाइट ट्रांसमिट करते हैं, और दूसरा ऑन कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। दो तरीकेकार होते हैं लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। जब भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर में जाती है तो दो ही तरीकाकार हैं। एक उसके अंदर हम देखेंगे कि एक तो लाइट जो है हमारे पास वो मूव कर रही है, कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रही है उसके अंदर। दूसरा उसमें जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन भी हो रही होती है। ट्रांसमीटर जो है वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल के अंदर एट द रिसीविंग एंड आर कन्वर्टेड बैक इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसमें कन्वर्जन हो रही होती है। खैर ये तो सीधी सी बात है इसमें। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ट्रांसमिशन इज डिजिटल मॉड्यूलेशन इन विच द लेजर इज फ्लैश्ड ऑन एंड ऑफ एट
एक्सट्रीमली फास्ट रेट, लाइट कंजक्टिव कर रही होती है, ऑन ऑफ इसको यूज कर रहे होते हैं। द कम्युनिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड ऑफ 1s and 0s, ones and zeros. The receiver program is decode ones and zeros. ये 1s नहीं है, ones and zeros का वर्ड यूज करते हैं कि जो हमारा मैसेज आ रहा होता है वो मैसेज भी हमारा डिजिटल कोडिंग में जाता है, 010101 में कोडिंग जा रही होती है और आगे जाके वो 1010 डिकोड होकर दोबारा हमें वो मैसेज, हमारा वो पिक्चर, वो हमारी वीडियो, वो हमें रिटर्न होकर मिल रही होती है। तो स्टूडेंट इसमें पहले आपने याद रखना है कि इसमें दो तरीके का लाइट ट्रांसमिट होने के, टोटल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में इस तरीके से जाता है, ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा रिसीविंग एंड के ऊपर और दोबारा उनको जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। मोस्ट कॉमन मेथड ट्रांसमिशन का जो डिजिटल मॉड्यूलेशन होती है, इस मॉड्यूलेशन के अंदर लेजर जो है फ्लैश ऑन ऑफ करते हैं एक्सट्रीमली फास्ट रेट के ऊपर और जो कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं उसको कोड 1 और 0 की फॉर्म में, रिसीवर जो है उसी प्रोग्राम को डिकोड कर देता है 1 और 0 फॉर्म में। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास 10.10 था। 10.11 हाउ पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर डिस्पर्शन के अंदर किस तरह से होती है देख सकते हैं। पावर इज लॉस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग एंड ऑब्जॉर्प्शन। मेन दो पॉइंट है, स्कैटरिंग एंड ऑब्जॉर्प्शन। की पॉइंट में शॉर्ट में याद रखा कर, बाकी वर्डिंग आपकी बोर्ड में चेंज होती रहती है। सिग्नल ड्यूरिंग द ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, स्कैटरिंग, ऑब्जॉर्प्शन, दो बातें। If the source of light signal is not monochromatic, then light will disperse. Disperse कहते हैं कि लाइट पड़ने के बाद उसको अपने कांस्टेंट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाना, वो उसको हम डिस्पर्शन का फिनोमेना कहते हैं। While propagation through the core of optical fiber into different wavelength, so light of the different wavelength reached other end of the fiber at different times. चूंकि जब लाइट डिस्पर्स होगी, रेड ग्रीन ब्लू, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइम के ऊपर वो रिसीविंग एंड पे पहुंचती हैं, तो सिग्नल हमारा जो रिसीव होगा वो डिस्टॉर्ट होगा, खराब होगा, सही नहीं होगा। सो पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू डिस्पर्शन। स्टूडेंट ये इसका आप आंसर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।